अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम यूएचएस का एमडी कैट 2025 का पास पेपर सॉल्व करने लगे हैं। तो आइए चलते हैं कि फ़िज़िक्स से रिलेटेड जो हमारे पास क्वेश्चंस आए हैं उनको हम देखते हैं, उनके आंसर्स क्या हैं। आप इन आंसर्स को देख के अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई भी बच्चा अगर ये वीडियो देख रहा है तो उसके लिए ज़रूरी है कि एमडी कैट करने से पहले या एमडी कैट जब कर रहा है तो एक बार पास पेपर्स को कंसल्ट कर ले। इससे उसके अंदर कुछ कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि कुछ क्वेश्चंस तो उसको मैक्सिमम आते होंगे, कुछ क्वेश्चंस उसको थोड़े से टफ लगेंगे। उन क्वेश्चंस के लिए ही उसने क्या करनी है, मेहनत करनी है। तो आइए मैं आपको एम डी कैट 2025 का पास पेपर सोल्व करवाता हूँ और इसके साथ साथ आपको उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ मज़ीद एमसीक्यूज भी डिस्कस करूँगा, ताकि आपके यहाँ पर पेपर से ही हो सकता है कोई पेपर नेक्स्ट हमारा 2026 का जनरेट हो जाए या उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज आपको मिल जाए। तो आइए वक्त ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं। पहला एमसीक्यूज है, इफ़ पी इज़ द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड एम इट्स मास। पी मोमेंटम है ऑब्जेक्ट का, एम मास है, देन काइनेटिक एनर्जी इज। बच्चों आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का जो हम फार्मूला पढ़ कर आए हैं वो होता है हाफ एम वी का स्केयर। बट इसका एक और फार्मूला भी है, वो होता है पी स्केयर बाय 2m। तो अगर हम इस फार्मूले को देखें तो यहाँ पर हमें कौन सी ऑप्शन नज़र आ रही है, बी ऑप्शन नज़र आ रही है। इसके अलावा भी बच्चों मैं आपको मज़ीद एक फार्मूला देता हूँ कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एम वी वैक्टर डॉट वी वैक्टर। आप स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड में स्केयर होता है तो उसको हम सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरह से मैं इसको पी डॉट पी ओवर 2m के साथ भी लिख सकता हूँ। अगर बच्चों इसको आपस में जोड़ दिया जाए तो ये क्या बनेगा, पी डॉट वी वेक्टर ओवर क्या हो जाएगा 2। और अगर मैं इसको आपस में जोड़ दूं तो ये क्या बनेगा, पी वेक्टर एवरेज डॉट क्या होगा, वी वेक्टर। या अगर मैं इसको v बाई 2 को अगर जोड़ दूं तो ये क्या बनेगा, पी वेक्टर डॉट क्या बनेगा, एवरेज वेलोसिटी बनेगी। तो ये पॉसिबल जितने भी फार्मूले हैं मैंने आप लोगों के लिए लिख दिए हैं, बट हमारे पास मोस्टली केसेस में यही आ रहा होता है। आइए नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। कह रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। हमने क्या फोकस करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले पे। एक तो इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस हैं उसके दरमियान, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उसने आपको दे दी है, कितनी है, 100 न्यूटन पर कूलम। आगे उसका सवाल है कि इफ़ मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज इज़ डबल्ड, यानी दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड को डबल किया जाए तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। इस सवाल में बच्चे कंफ्यूज होंगे। वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले को कूलम फोर्स के फार्मूले से कंपेयर करेंगे, मतलब रिलेट करेंगे या उसको सोचेंगे, तो वहाँ से फिर आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि कूलम फोर्स में 2 चार्जेस आते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला एक पॉइंट चार्ज के लिए होता है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला देखें तो वो होता है के क्यू बाय आर स्केयर। अब यहाँ पर था ईच चार्ज, दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड को क्या किया जाए, डबल किया जाए। बट हमारे फार्मूले में तो एक ही चार्ज है, तो डेट्स वाई हमारी जो नई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या हो जाएगी, के 2q ओवर क्या हो जाएगी, आर स्केयर। तो 2 को बाहर निकाल लेते हैं, के क्यू ओवर आर स्केयर। ये दोबारा से ई बन जाएगा, तो इसका मतलब है कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से कितने गुना ज़्यादा हो जाएगी, 2 टाइम ज़्यादा हो जाएगी। और पहले वाली इलेक्ट्रिक फील्ड उसने हमें कितनी दी हुई है, 100। तो 2 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आंसर आ जाएगा, 200 न्यूटन पर कूलम। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट समझ लगी होगी। इसको कंफ्यूज नहीं करना। कूलम फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इनके फार्मूला में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो कितना है, 200 कूलम। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 3 है,
कह रहा है इफ द प्लास्टिक शीट ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी को हम लिखते हैं एप्सिलॉन आर से, तो हमारे पास एप्सिलॉन आर की वैल्यू है 2.5 इज इंसर्टेड बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान हमने उसको क्या किया है, प्लेस किया है। मतलब पहले दो चार्जेस थे, जब उनके दरमियान मीडियम क्या था, वैक्यूम। अब वो कहता है उन्हीं दो चार्जेस के दरमियान में आपने प्लास्टिक की क्या करनी है, शीट रिप्लेस कर। तो जाहिर सी बात है रूम में फोर्स ज़्यादा होती है, जब हम कोई डायरेक्ट मीडियम में हैं तो फोर्स होती है। डायरेक्ट मीडियम पर मीडियम फोर्स क्या होना है, हमने जो बोला था वो होता है एफ क्यूब, क्या होता है यार। तो हमारी फोर्स क्या, एफ वैक्यूम, रिलेटिव परमिटिविटी हमारे पास कितनी है 2.5। चूँकि ये डिनोमिनेटर में है तो इसका मतलब है हमारी फोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कितनी वैल्यू में कम होगी, 2.5। तो यहाँ पर डिक्रीज बाय क्या होगा, 2.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर हाफ लाइफ की वैल्यू हमें मिल चुकी है 3 हाफ लाइफ के बाद रिमेनिंग फ्रैक्शन ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल क्या होता है। तो इसका फार्मूला होता है एलिमेंट्स मिलने का 1/2 की पावर क्या एन और बाहर ओरिजिनल एटम। तो एन हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया। तो 1/2 की पावर 3 अगर हम लेते हैं तो कितना हो जाता है 8, यानी ओरिजिनल का 1/8 हमारे पास फ्रैक्शन बाकी बचेगी। नेक्स्ट बच्चों, कह रहा है इफ द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल बिकम हाफ, यानी हमारी रेंज कितनी हो चुकी है, आधी। यानी रेंज हो चुकी है आधी, कितनी किसकी होगी है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू की। तो रेंज मैक्सिमम की आपने क्या कर दिया है, हाफ कर दिया है। कह रहा है पॉसिबल हॉरिजॉन्टल रेंज द प्रोबेबल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज, यानी वो कह रहा है कि जो नई रेंज है वो मैक्सिमम वाले की आधी हो गई है, मैक्सिमम वाले की आधी। तो इस सवाल को करने के लिए आप इनके मुतल्लिका फार्मूले पुट करें, आपको यहाँ से एंगल मिल जाएगा। तो रेंज का फार्मूला होता है vi² साइन 2 थीटा ओवर जी, इधर आ जाएगा 1/2। आर मैक्सिमम का आंसर होता है vi² ओवर जी। तो vi² से vi², जी से जी गया, साइन 2 थीटा का कितना आ गया 1/2। अगर 2 थीटा इधर रखें तो साइन उधर जाके क्या होगा, इनवर्स 1/2। वैसे ही नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, 2 थीटा साइन इनवर्स 1/2 किस पर होता है, 60 डिग्री पर, सॉरी 30 डिग्री पर। तो अगर हम यहाँ से कटिंग कर दें तो एंगल कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। तो ये हमारा आंसर क्या होगा, 15। तो इसी तरह से वो आपसे कह सकता है कि हमारी जो रेंज है वो √3/2 टाइम मैक्सिमम की कम हो गई है, या आपसे कहता है कि रेंज हमारी 1/√2 टाइम मैक्सिमम की कम हो गई है। तो इन दो के लिए भी अब आपने क्या निकालना है, एंगल। तो ये आपने प्रैक्टिस करनी है, आंसर आपने सर्च कर लेना। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, कह रहा है इफ एन आइडियल ट्रांसफार्मर, क्या है, आइडियल ट्रांसफार्मर, इस पर फोकस होना चाहिए आपका। इफ द प्राइमरी वोल्टेज को डबल कर दिया गया, तो कह रहा है नंबर ऑफ जो नंबर ऑफ टर्न्स रेशो है वो क्या रखनी है, सेम। व्हाट हैपन टू द सेकेंडरी करंट। अब ये सारा रिलेशन मैं आपके सामने लिखता हूँ। वीपी बराबर होता है एन एस एन पी, और ये बराबर होता है आई एस ओवर आई पी। यानी टर्न्स रेशो के साथ प्री का सेकेंडरी के साथ वोल्टेज का डायरेक्ट रिलेशन, बट हमारे पास करंट का क्या हो जाता है, इनवर्स हो जाता है। तो यहाँ पर उसने क्या कहा था, नंबर ऑफ टर्न्स छेड़ना, तो इसको निगलेक्ट करते हैं। अब वो है कि प्राइमरी के वोल्टेज को इंक्रीज करें, प्राइमरी के वोल्टेज को डबल करें, तो हमारा सेकेंडरी का वोल्टेज क्या होगा। तो सेकेंड प्राइमरी के बिल्कुल सामने सेकेंडरी क्या लिखा हुआ है, तो ये भी क्या होगा, डबल होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, डबल। हाँ अगर वो
प्राइमरी के वोल्टेज को बढ़ाकर प्राइमरी का ही करंट पूछता, तो फिर प्राइमरी का करंट ताल्लुक में देखें तो क्या होना था, इनवर्स। तो अगर मैं इसको डबल करता तो ये प्राइमरी करंट क्या हो जाना था, हाफ। बट यहाँ पर उसने कंफ्यूजन आपको क्रिएट किया है, सेकेंडरी का करंट पूछा है, तो सेकेंडरी का प्राइमरी के साथ रिलेशन क्या है, डायरेक्ट, दैट्स वाई वो भी 2 टाइम इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू, यानी डिग्री को, अब ऑप्शन देखें ज़रा क्या दी गई हो। ऑप्शन में रेवोल्यूशन है, तो आपने याद रखना है ये रिलेशन, 1 रेवोल्यूशन होता है 2 पाई रेडियन और ये बराबर होता है 360 डिग्री। अब वो 90 डिग्री पूछ रहा है, तो यहाँ से 4 डिवाइड करूँगा, यहाँ भी 4 डिवाइड करूँगा, यहाँ भी 4 डिवाइड करूँगा, ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ये कितना हो जाएगा पाई/2। तो आपके पास 1/4 रेवोल्यूशन आ जाएगा पाई/2 रेडियन और यहाँ पर क्या आ जाएगा 90 डिग्री। तो ये गिवन है और ये पूछा गया है, तो 1/4 यानी 1/4 हमारे पास रेवोल्यूशन आएगी। अगर बच्चों वो रेडियन में देता तो पाई/2 रेडियन आपने याद रखना है। नेक्स्ट बच्चों है द टाइम इन विच हाफ ऑफ द गिवन नंबर्स ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई डिके इज नाउन एज, ये हाफ लाइफ की डेफिनेशन है, तो यही है ना हाफ लाइफ, वो टाइम जिसमें कोई भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई अपने अंदर हाफ एलिमेंट्स को क्या कर देता है, डिके कर देता है। नेक्स्ट आपके पास है अर्थ रिसीव्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी डायरेक्टली फ्रॉम सन। अब बच्चों यहाँ पर हमारे पास कुछ इस टॉपिक में एमसीक्यूज आता है सोलर कांस्टेंट का। सोलर कांस्टेंट आउटसाइड एटमॉस्फेयर कितना है, 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, ये याद रखना है। इसको हम 1400 वाट पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। बट इसी टॉपिक के अंदर सोलर कांस्टेंट हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर कितना है, इनसाइड एटमॉस्फेयर, तो वो हो जाता है 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर या 1 किलो वाट पर मीटर स्क्वायर। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर टॉपिक से रिलेटेड कुछ मज़ीद एमसीक्यूज भी आपको बताए जाएँ। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि आप फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू, तो ये तो मैं पीछे आपको बता चुका हूँ कि 90 डिग्री का फेज कितना आया, 90 डिग्री का फेज कितना आया पाई/2 रेडियन, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा पाई/2 रेडियन। कह रहा है द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज कार्ड, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी होती है। अगर यहाँ पर दिया जाता आपको रेजिस्टेंस, जो फिर इसका रेसिप्रोकल क्या बनना था हमारे पास, कंडक्टेंस। क्लियर। तो मैं यहाँ पर मज़ीद आपको बता दूँ, रेजिस्टिविटी के यूनिट होते हैं ओम और कंडक्टिविटी के क्या होते हैं, ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स या मोहो मीटर इनवर्स। रेजिस्टेंस के यूनिट क्या होते हैं, ओहम, और कंडक्टेंस के यूनिट क्या होते हैं, ओहम इनवर्स, जिसको हम साइमन भी कहते हैं। आ जाए बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम अपीयर्स इन, कौन से रीजन के अंदर है, तो जाहिर सी बात है बाल्मर सीरीज किस में जाती है, विजिबल रीजन की जाती है। तो बाल्मर सीरीज फार्मूला होता है लैम्डा एच 1/n² माइनस 1/p²। ये फार्मूला आपने याद रखना है। यहाँ पर जो p होता है वो हमारे पास होता है 2 और n होता है 3, 4, 5, 6, ये कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट हम चलते हैं, कह रहा है अ बॉल इज थ्रोन इनटू एयर विद सर्टेन वेलोसिटी v मेकिंग एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल इफ ए रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट देन एट मैक्सिमम हाइट द वेलोसिटी इज। तो मैक्सिमम हाइट पर जाके प्रोजेक्टाइल की जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, तो हम यहाँ से देखते हैं, ये प्रोजेक्टाइल मोशन का ग्राफ है। जो स्टार्टिंग पॉइंट है जिसको हम प्रोजेक्शन कहते हैं, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन
एक तो यहाँ पर स्पीड क्या होती है, मैक्सिमम होती है। एक होता है पॉइंट ऑफ लैंडिंग पॉइंट। ये जो लैंडिंग पॉइंट है ये हिटिंग पॉइंट भी होता है, यहाँ पर भी स्पीड क्या होती है, मैक्सिमम। बट टॉप पाथ पर जाकर हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो रहता है बट वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाता है, ज़ीरो। तो डेट्स वाई यहाँ पर दो में से एक हमारे पास मौजूद है, एक ज़ीरो है। तो ये वेलोसिटी कम हो जाती है बट ज़ीरो नहीं होती। अब यहाँ पर अगर वो एग्जैक्ट कह देता कि वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या है, हम कहते हैं बच्चों ज़ीरो, क्योंकि अब वो बाउंड कर रहा है पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर। तो यहाँ पर हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, ज़ीरो। बट यहाँ पर उसने कोई वर्टिकल नहीं पूछा, जस्ट उसने कहा मैक्सिमम हाइट पर जाके वेलोसिटी क्या होगी, तो हमने कहा मिनिमम बट नॉट ज़ीरो। नेक्स्ट कह रहा है कैनन इज प्लेस ऑन अ स्मूथ सरफेस व्हेन इट फायर्स अ शेल, देन कैनन मूव्स। कैनन बैकवर्ड डायरेक्शन पे जाती है। फर्स्ट करें यहाँ पर अगर मैं कैनन बना दूं, कैनन शेल को थ्रो करती है आगे और ये जाती है बैकवर्ड डायरेक्शन में कैनन। तो इसकी वजह क्या है, ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास, तो न्यूटन थर्ड लॉ है, क्योंकि हर एक्शन का क्या होता है, रिएक्शन। कैनन का शेल जो है वो आगे जा रहा है तो एक्शन, और बदले में रिएक्शन के तौर पर ये कहाँ जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लोस थ्रू अ पाइप बिकम्स नैरोअर। यानी एक पाइप है जो आगे जाकर बच्चों क्या हो रहा है, नैरो हो रहा है। वो कह रहा है इन 1 सेकेंड द फ्लूइड स्पीड इंक्रीज इन दैट रीजन मेंटेन। यहाँ पर क्या सी चीज़ हमारे पास कांस्टेंट रहेगी या रिमेन सेम रहेगी, तो जैसे ही हम लार्जर एरिया से नैरो एरिया में जाते हैं, हम जानते हैं स्पीड तो बढ़, बट एरिया क्या होता है, कम भी तो हो जाता। तो हमने पढ़ा था एक स्पीड का प्रोडक्ट क्या रहता है, कांस्टेंट। और हमने ये भी पढ़ा था दिस कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। और इसी को हम क्या कहते हैं, फ्लो रेट। और इसी फ्लो रेट को हम क्या कह सकते हैं, मैस रेट भी कह सकते हैं। याद है बच्चों, जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम के अंदर हम डेंसिटी को यूज करते हैं ओवर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अगर मैं लाऊं तो मैस क्या हो जाएगा, डेंसिटी। तो अगर मैं यहाँ पर पुट करूँ तो ये हो जाएगा m बाय रो ओवर, जो कि हमारे पास क्या होगा, m ओवर रो टी। रो अगेन क्या है, कांस्टेंट। क्योंकि आपने पढ़ा था अगर ये आइडल फ्लूइड है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, तो इसकी डेंसिटी चेंज नहीं होगी। तो ये m ओवर टी अब हमारे पास क्या कहलाएगा, मैस फ्लो रेट कहलाएगा, वॉल्यूम फ्लो रेट नहीं कहलाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो हमारे पास कौन सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट पास है ऑफ वेरियो सेक्शन एज फ्लो नैरो रीजन इट बिट। तो नैरो रीजन में जाता है, हम अभी पढ़कर एरिया कम हो जाता है कम, स्पीड क्या हो जाती है ज़्यादा। तो हमने पढ़ा था एरिया और स्पीड का ताल्लुक क्या होता है, इनवर्स। और प्रेशर और स्पीड का ताल्लुक भी क्या होता है, इनवर्स। तो जब एरिया कम हो रहा है तो स्पीड क्या हो रही है, ज़्यादा, और प्रेशर क्या हो रहा है, कम। स्पीड ज़्यादा प्रेशर कम, स्पीड ज़्यादा प्रेशर कम, तो कौन सी ऑप्शन, ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास है द कर्व सरफेस या शेप ऑफ एन एरोप्लेन विंग कॉजेज द एयर टू मूव फास्टर ओवर द टॉप सरफेस। जो एरोप्लेन है उसके ऊपर हवा की स्पीड हमने देखा हो जाती है, बट ऊपर का प्रेशर फिर क्या हो जाता है, तो ऊपर वाली साइड पर प्रेशर कम होता है, तो हमारी लोअर प्रेशर ऑन द टॉप सरफेस आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है कह रहा है द प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम डू एग्जिस्ट ड्यू टू। जो प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर से एग्जिट क्यों नहीं होता, बाहर क्यों नहीं आता,
इसकी वजह है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, क्योंकि न्यूक्लियस को बाउंड करने के लिए इन पार्टिकल्स को प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन्स को आपस में कंबाइन करने के लिए किस फोर्स का काम है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का काम है। नेक्स्ट हमारे पास है मैकेनिकल वेव कैन नॉट ट्रेवल थ्रू द आउटर स्पेस बिकॉज मैकेनिकल वेव के लिए हमें चाहिए मीडियम। तो हमारी स्पेस में तो मीडियम मौजूद नहीं है। मीडियम क्या करता है कि एक पार्टिकल फ्रैक्शन दूसरे के साथ होता है, दूसरे का तीसरे के साथ होता है, इस तरह से वो एनर्जी ट्रांसफ़र करता करता एंड तक हमारी एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देता है। तो जब मीडियम ही नहीं है तो फिर हमारी इंटरेक्शन भी नहीं होगी। तो कौन सी ऑप्शन होगी? लूज ट्रांसमिशन विदाउट इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स। नेक्स्ट हमारे पास है कैरेक्टर में वोल्टेज ऑफ सेल टू इट्स ईएमएफ ओनली व्हेन। तो आपने पोटेंशियल का ये केस पढ़ा था जिसको क्या कहते हैं? ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट आपने कहा था कि पास करंट क्या होता है? ज़ीरो। इन अदर केस इंटरनल रेजिस्टेंस को भी क्या कह सकते हैं? ज़ीरो। तो अगर ये वाला सारा फैक्टर ज़ीरो हो जाए तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? इक्वल। यहाँ पर हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस फाइनाइट ऑप्शन है, ज़ीरो नहीं। लोड रेजिस्टेंस ज़ीरो है। बच्चे कंफ्यूज होंगे, वो लोड रेजिस्टेंस को ज़ीरो काउंट करेंगे, बट ये लोड रेजिस्टेंस होती है जो बाहर वाली होती है, बैटरी के बाहर जो एक्सटर्नल सर्किट में है। हम तो इंटरनल की बात कर रहे हैं, तो डेट्स वाई हमारे पास है नो करंट फ्लो, ये ऑप्शन है। तो इसी के साथ हम बच्चों क्लोज्ड सर्किट का भी केस डिस्कस कर लेते हैं। क्लोज सर्किट में क्या होता है? करंट आपका इंक्रीज करता है, डेट्स वाई हमारा टर्मिनल कम हो जाता है और ईएमएफ क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। इसी के साथ हम चार्जिंग केस को भी डिस्कस करते हैं। चार्जिंग केस में क्या होता है? वी टी इज इक्वल टू ई माइनस माइनस आई आर। बैटरी क्लोज में होती है तो बैटरी करंट ड्रा करती है, बाहर निकालती है। जब बाहर निकालती है तो हमारे फार्मूले में माइनस ही रहता है, लेकिन जब करंट हम बैटरी के अंदर इंसर्ट करते हैं, अंदर भेजते हैं, तो वो हमारा करंट रिवर्स हो जाता है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये जो प्लस फैक्टर है ये हमारे टर्मिनल पोटेंशियल को ज़्यादा कर देगा और ईएमएफ को क्या कर देगा? कम कर देगा। तो ये कुछ केसेस आप डिस्कस कर किए हमने ताकि मज़ीद एमसीक्यूज़ कवर करें। नेक्स्ट पास है अ लूप मूव्स टूवर्ड्स स्टेशनरी मैग्नेट। एक लूप है, वो मैग्नेट के पास जा रहा है। इंड्यूस करंट विल बी, ये लूप है, मैग्नेट रेस्ट पर है, लूप इधर जा रहा है। तो ज़ाहिर सी बात है जब ये लूप इसके करीब जाएगा तो इसमें फ्लक्स का जो चेंज होगा वो क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। और हम जानते हैं फ्लक्स के चेंज होने से, इंक्रीज़ होने से ईएमएफ प्रोड्यूस होगा और ईएमएफ क्या करेगा? करंट ड्रा करेगा और करंट काज को क्या करेगा? अपोज करेगा। ये जो काज को अपोजिशन है, इसी टॉपिक को हम कहते हैं लेंज़ेस लॉ। तो यहाँ पर जो काज को अपोजिशन है इसका मतलब है कि लूप पास जा रहा है और जो करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर पैदा करके, इसमें करंट ड्रा करके वो इसको क्या करेगा? यानी वो टू स्टॉप टू अप्रोच करेगा, यानी उसको रिपेल करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है कह रहे द एनर्जी ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर डिपेंड ऑन। तो हमने काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला हमने पढ़ा था, हाफ के एक्स नॉट का क्या होता है? स्केयर होता है। तो इसका मतलब है जो एनर्जी है वो हमारे पास एम्पलीट्यूड के क्या होती है? डिपेंड करती है। ये भी एमसीक्यूज आता है कि एम्पलीट्यूड के स्केयर डायरेक्ट होती है। एम्पलीट्यूड का ये भी ऑप्शन बन सकती है कि वो क्या होती है? स्केयर होती है। नेक्स्ट देखें क्या कह रहा है? द वेव दैट हैव हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और पेनिट्रेटिंग पावर भी ज़्यादा है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने से एनर्जी ज़्यादा होती है और वेवलेंथ क्या होती है? कम होती है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है, ये इनवर्स में होगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, सबसे ज़्यादा एनर्जी की फ्रीक्वेंसी की रेज़ कौन सी हैं? गैमा रेज़। तो यहाँ पर मैं आपको एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी बना देता हूँ। सबसे पहले आपने देखना है विजिबल लाइट का। विजिबल लाइट में कितने कलर्स होते हैं? विद, ग्योर, 7 कलर। ये लास्ट कलर है रेड।
तो इसके बाद आएगा इंफ्रारेड, उसके बाद आएगा रेडियो वेव, उसके बाद क्या आएगा माइक्रोवेव, ये लास्ट है वॉयलेट, इसके बाद होगा अल्ट्रावायलेट, एक्स, लास्ट पर हमारे पास है रे। याद रखना है इधर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी, की एनर्जी भी इंक्रीज करेगी, बट तरफ जाएंगे तो वेव होगी इनवर्स की वजह से डिक्रीज करेगी। तो ये चीज़ें आपने कर लेनी है। कोई भी दो पॉइंट पकड़ के आपको कह सकता है किसकी मतलब एनर्जी ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, वेवलेंथ ज़्यादा है, पूरा स्पेक्ट्रम आपको याद हो, मैं आपको ग्रीन और ब्लू के दरमियान पूछ सकता हूँ जी कौन मोर एनर्जेटिक है, आप कहेंगे ब्लू क्योंकि उसकी वेवलेंथ थोड़ी है या फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। इस तरह के मल्टीपल क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकते हैं हमारे। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक व्हेन हीट फ्लोज टू द सिस्टम, हीट जब किसी सिस्टम में एंटर होती है तो उसको पॉजिटिव लेते हैं। एंड नो वर्क डन, नो वर्क डन द इंटरनल एनर्जी, तो वो पूछ रहे हैं इंटरनल एनर्जी के बारे में, क्या इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, रिमेन सेम रहेगी या ज़ीरो हो जाएगी। तो हम यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक कहता है Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डब्ल्यू, तो वर्क हमारा क्या हो गया यहाँ पर ज़ीरो, तो Q इज इक्वल टू क्या होगा डेल्टा U। जब हीट पॉजिटिव है तो इंटरनल एनर्जी भी क्या है पॉजिटिव है, तो जब इंटरनल एनर्जी हमारे पास पॉजिटिव है तो चेंज इन पॉजिटिव, चेंज जब भी पॉजिटिव होगा इसका मतलब है वो क्वांटिटी क्या होगी इंक्रीज करेगी, तो यहाँ इंटरनल एनर्जी इंक्रीज है। मोर ओवर मैं आपको बता दूं जिसमें वर्क ज़ीरो होता है उसका चेंज इन वॉल्यूम भी ज़ीरो होता है, मतलब उसका वॉल्यूम क्या रहता है कांस्टेंट, और ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ द लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर कितने टाइम बढ़ा दी है 4 टाइम ओरिजिनल लेंथ के लिहाज से, तो रेजिस्टेंस क्या होगी, तो हम जानते हैं रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्ट होती है या R इज इक्वल टू रो एल ओवर ए, इससे भी आप याद कर सकते हैं। तो जब मैं लेंथ को इंक्रीज़ करूँगा 4 टाइम तो रेजिस्टेंस भी 4 टाइम इंक्रीज़ करेगी, तो इसका आंसर होगा 4 टाइम। अब ये भी क्वेश्चन बन सकता था कि लेंथ को 4 टाइम बढ़ा दें और एरिया को 2 टाइम कम कर दें, लेंथ को 4 टाइम बढ़ा दें, एरिया को 2 टाइम सॉरी कम कर दें, तो हमारी रेजिस्टेंस क्या होगी, तो ये भी आंसर आप बना सकते हैं, आपकी प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। ये भी हो सकता है कि लेंथ को डबल कर दें और एरिया को भी डबल कर दें, तो बताएं हमारी नए वाली रेजिस्टेंस कितनी होगी, तो इसके आंसर आप लोगों ने बच्चों खुद सर्च कर लेने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द यूनिट ऑफ टेम्परेचर पॉइंट ऑफ रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस, क्या है हमारे पास दोनों के टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी का यूनिट केल्विन है या 1/1 है, तो ये आप याद रखनी है। नेक्स्ट कह रहा है द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज इट मूव्स फ्रॉम द रेफरेंस लेवल टू हायर लेवल, मतलब रेफरेंस पॉइंट पर जाना करेंगे आपका है जो कि आपका रेफरेंस है, और रेफरेंस पर हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है ज़ीरो होती है। तो जी जैसे ही मैं इसको लोअर से हायर लेके जाऊंगा तो वर्क डन अगेंस्ट हुआ है, किसके हुआ ग्रेविटी के, तो आप जानते हैं वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी क्योंकि ग्रेविटी नीचे खींचती है बट हम उस बॉडी को ऊपर लेके जा रहे हैं, तो वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी होता है माइनस पोटेंशियल एनर्जी, या जब भी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है तो वो हमारी ग्रेविटी के अगेंस्ट की वजह से ही बढ़ रही होती है, तो यहाँ पर बस होगा आर नेगेटिव। तो जो कह रहा है इफ टू स्पीकर्स एमिट साउंड एट फ्रीक्वेंसी, सेम फ्रीक्वेंसी सेम फेज वाली, और उनकी लाउडनेस के बारे में वो पूछ रहा है, लाउडनेस मतलब ऊंची, मैक्सिमम लाउडनेस मतलब आवाज़ बढ़ेगी, तो ये आपका सीधा सीधा कौन सा टॉपिक चल रहा है इंटरफेरेंस, और इंटरफेरेंस के दो केस होते हैं, एक होता है कंस्ट्रक्टिव और दूसरा क्या होता है डिस्ट्रक्टिव।
इसमें आपको पता है कि हमारी जो भी चीज़ होगी उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, और इसमें इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ हमारी लाउडनेस बढ़ जाएगी और यहाँ पर लाउडनेस क्या होगी, ख़त्म हो जाएगी या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हमने पढ़ा था कि इसके कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पावर डिफरेंस एन लैम्डा होता है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पावर डिफरेंस 2n+1 लैम्डा बाई 2 होता है। ओड इंटेग्रल मल्टीपल होता है, बट यहाँ पर हमारी लाउडनेस चूँकि ऑप्शन में बढ़ाई गई है तो वो इंटेग्रल मल्टीपल 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, तो यहाँ पर सारे तो हाफ के या 1/4 के हिसाब से चल रहे हैं, तो इंटेग्रल के लिहाज से सिर्फ एक ही ऑप्शन है। नेक्स्ट कह रहे हैं ऑब्जेक्ट इन टर्मिनल वेलोसिटी एक्सेलरेशन इज, रखिएगा अगर आपको टर्मिनल वेलोसिटी की डेफिनेशन आती है तो ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी है, और कांस्टेंट वेलोसिटी का जब भी एक्सेलरेशन निकालते हैं वो क्या आता है, ज़ीरो आता है। और इसके पीछे वजह क्या है, जब वेट और ड्रैग फोर्स इक्वल हो जाए तब कांस्टेंट वेलोसिटी मिलती है, तब एक्सेलरेशन ज़ीरो है, और एक्सेलरेशन ज़ीरो होने की एक और वजह है नेट फोर्स क्या होती है, ज़ीरो होती है। तो ये मल्टीपल टॉपिक के रिलेटेड मैंने पॉइंट्स बता दिए हैं, बट यहाँ पर एक्सेलरेशन था ज़ीरो। नेक्स्ट हमारे पास है 0.5 kg बॉल, ये मैस आ गया, एंड मूविंग एट 6 पर वेलोसिटी कितनी आ गई, 6 मीटर पर सेकेंड। काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी का 1/2, मैस कितना 0.5, और वेलोसिटी कितनी होगी हमारे पास 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 0.5, ये हो जाएगा हमारा 36, तो ये हो जाएगा 1/2, ये भी हमारा 1/2 ही होता है, तो ये हो जाएगा 36/4, तो ये कितना हो जाएगा 9, तो 9 जूल हमारे पास ऑप्शन हो जाएगी। नेक्स्ट बच्चों कह रहा है फ्लूइड इज फ्लोइंग थ्रू अ ट्यूब अंडरगो ट्रांजिशन फ्रॉम लेमिनर टू टर्बुलेंट, लेमिनर फ्लो से टर्बुलेंट फ्लो जा रहे हैं, तो याद रखिएगा लेमिनर फ्लो से टर्बुलेंट फ्लो में जब जाते हैं तो वेलोसिटी या स्पीड में क्या आता है, चेंज आता है। उस लिमिट को, लिमिट ऑफ वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं, जिस पर लेमिनर फ्लो कन्वर्ट हो रहा है किस में बच्चों, टर्बुलेंट फ्लो के अंदर। तो ये याद रखेगा, यहाँ पर ट्रांजिशन कर रहे हैं लेमिनर से टर्बुलेंट, वेलोसिटी बिकम मस्ट बी, तो लेस देन द क्रिटिकल, इक्वल टू क्रिटिकल, ग्रेटर देन द क्रिटिकल, तो वो ग्रेटर देन द क्रिटिकल हो जाता है। याद रखिएगा कि स्लो स्पीड पर लेमिनर फ्लो चलता है और हाई स्पीड पर एक पर्टिकुलर रेंज से आगे जाएंगे तो वो हमारी क्या हो जाती है, टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस, फोकस करें, टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड वीकेस्ट, कहाँ पर वीकेस्ट होती है, तो याद रखिएगा दो इक्वल चार्जेस का जब भी मैग्नीट्यूड सेम होगा तो उनका बिल सेंटर पॉइंट जो होगा, मिड पॉइंट, वहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ज़ीरो होती है। तो मिड वे बिटवीन देम हमारे पास ऑप्शन है, बाकी कोई भी ऑप्शन दुरुस्त नहीं है। अगर मैं आपको डिस्टेंस बता देता कि ये डिस्टेंस हमारे पास है 6 मीटर है, तो बताएं किसी एक चार्ज की तरफ से कितने मीटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी, तो टोटल अगर 6 है तो हमारा कितने मीटर पर, इधर से भी 3 मीटर पर और इधर से भी 3 मीटर पर, तो इस तरह एमसीक्यूज बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड एयर विद सर्टेन एंगल, इट्स वेलोसिटी इज मैक्सिमम, तो हमने कहा पीछे हमने पढ़ा भी था, तो मैक्सिमम प्रोजेक्शन पर होती है और पॉइंट ऑफ लैंडिंग पर होती है। तो हम यहाँ पर कहेंगे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ लैंडिंग की तो ऑप्शन ही नहीं है, हाईएस्ट पॉइंट है बिटवीन लॉन्चिंग एंड हाईएस्ट पॉइंट है, ऑल पॉइंट्स तो ऐसा नहीं है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है। अगर पॉइंट ऑफ लैंडिंग भी होता तो हमारे पास एक ऑप्शन होती, बोथ ए एंड बी। अब आप देख रहे हैं इस पेपर में मैंने एक बात नोट की है कि एक एक टॉपिक से रिलेटेड दो दो एमसीक्यूज बने हुए हैं। तो प्रोजेक्टाइल का पीछे भी आया था, उसमें उसने कहा था हाईएस्ट
पर हाईएस्ट पॉइंट पर बताएं ग्राफ के या प्रोजेक्टाइल के वेलोसिटी क्या होती है। हमने पढ़ा था मिनिमम होती है बट ज़ीरो नहीं होती। तो देखें प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड, हमारे चार्जेस से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक फील्ड से, इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड एमसीक्यू। आगे हमारे पास कूलम लॉ से रिलेटेड आ गया। कह रहा है इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज़ हाफ, दो चार्जेस के दरमियान जो सेपरेशन है उसको कर देना है आधा, और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस आर आल्सो डबल। चार्जेस, इस पॉइंट पर ज़रा फोकस कर लीजिएगा। हो सकता है आप एक चार्ज की मैग्नीट्यूड को डबल करें बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड को डबल करना है और डिस्टेंस को हाफ करना है। तो कूलम फोर्स का फार्मूला होता है के क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वायर, यानी हमने चार्ज की मैग्नीट्यूड को दोनों को डबल करना है और इसको क्या करना है, हाफ करना है। तो ये टू टू द क्या जाएगा, फोर, और नीचे से भी टू ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा, 8 टाइम्स हमारी फोर्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो ये कैलकुलेशन करना ज़रूरी नहीं है, माइंड के अंदर कैलकुलेशन करेंगे तो टू ऊपर टू से मल्टीप्लाई हो गया, नीचे से भी टू ऊपर जाएगा तो 4 इंटू टू क्या हो जाएगा, 8 टाइम में आपकी फोर्स इंक्रीज कर जाएगी। नेक्स्ट कह रहा है इफ़ अ बॉडी हैविंग मास m1 2 kg, velocity 5 meter per second approaches to the another mass m2 3 kg with speed 1 meter per second in the same direction, relative speed of approach is 4 मीटर पर सेकेंड। बच्चे हो सकता है यहाँ पर ये सवाल सॉल्व करना शुरू कर दें, v1 डैश v2 डैश या लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम। तो ये बच्चों बहुत ही आसान सा सवाल है। रिलेटिव ऑफ स्पीड ऑफ अप्रोच आपको दे दी गई है। सवाल क्या पूछ रहा है, रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन। तो हम जानते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू क्या होती है, रिलेटिव वेलोसिटी या स्पीड ऑफ सेपरेशन। तो दोनों इक्वल होती हैं। तो अगर एक 4 मीटर पर सेकंड है तो दूसरा भी कितना होगा, 4 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से आंसर क्या होगा, 4 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर मैं इस एमसीक्यूज को ऐसे भी बना सकता था अगर मैं सोचता। तो हमने ये पढ़ा था रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सब अप्रोच इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो फिर उस हवाले से हमारा जो आंसर, अगर मैं इसमें कोई ऑप्शन बना देता, फर्ज करें 4 की जगह पर मैं -4 ऑप्शन बना देता, तो फिर ऑप्शन कौन सी थी, माइनस वाली ही दुरुस्त थी। क्योंकि अब ये नेगेटिव डायरेक्शन को डिस्कस नहीं किया गया, जस्ट मैग्नीट्यूड का जिक्र है, तो डेट्स वाई +4 इसका आंसर होगा। ले जी लास्ट एमसीक्यूज है, इफ द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ एन इनफाइनाइट शीट इंक्रीजेज बाय द 25%, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की क्या होती है, 2 एप्सिलॉन नॉट सी/2 एप्सिलॉन नॉट। अगर इसको 25% इंक्रीज़ करेंगे तो ये भी 25% क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि दोनों में कौन सा ताल्लुक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ताल्लुक है। अगर स्केयर में या डिवाइड में होता तो फिर हमें सॉल्व करना पड़ना था, आंसर 25% है। तो फ्लक वर्ड करें, अल्लाह आपको कामयाब करे। इन पास पेपर से आपको ये आइडिया हो जाए कि कहाँ का बनता है और के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी ये 2000 जो 25 कर है, ये तो रिलेटिव बहुत ही बहुत ही, कोई एक आध एमसीक्यूज आपको हो सकता है क्रिटिकल लगे। अगर आपने इनकी प्रैक्टिस की हुई है, अपने आप को प्रिपेयर किया हुआ है, तो ये एमसीक्यूज, ये पेपर आपके लिए इंतहाई आसान है। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।